इंतजार इंतजार और इंतजार, पर आदमी कब तक करेगा इंतजार, और राजस्थान की जनता भी, क्योंकि भैया कब से बोला जा रहा है, बहुत समय से, कि मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। पर ये इंतजार इतना लंबा है कि अब तो लोग भी कहने लगे हैं, अगर मीडिया आकर कुछ बोल देता है तो, कि अरे आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं भैया, होता तो है नहीं, और आप आकर अपनी न्यूज सुनाकर चले जाते हैं। पर हम क्या करें, कुछ चीजें, कुछ तथ्य ऐसे सामने आ जाते हैं बार बार कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बार बार चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बड़ा देरी से निकलकर सामने आती हैं। जैसे आज ही हम सर से इस बारे में चर्चा करेंगे, कल आपने सुन लिया होगा, पर आज आपको टीएफआई से कुछ नया सुनने को मिलेगा कि कैसे सब बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम बदलने वाले हैं, डिप्टी सीएम किरोड़ी लाल मीणा बनने वाले हैं। और देखिए ना, दिल्ली गए हुए हैं, दिल्ली के दौरे इससे पहले कितनी बार कर चुके हैं और अभी वापस आ नहीं रहे। इतनी लंबी बात चल रही है, इतना लंबा दौरा हो गया है। तो आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं, और अगर होगा, क्योंकि होगा ये तो बात पक्की है, पर किस किस की छुट्टी होने वाली है और किस किस की लॉटरी लगने वाली है। तो आइए इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। पर आज आपको टीएफआई से कुछ नया सुनने को मिलेगा, आपको पहले ही बोल देती हूँ। नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात और समझने वाली बात यह है कि जो भी चर्चाएं चल रही है वो कुछ अपृष्ट सूत्रों से है, कुछ बिल्कुल पुष्ट चीजों से है। जो अपृष्ट सूत्र है वो ये बताते हैं कि एक वायरल व्हाट्सएप पे लिस्ट चल रही है। वो लिस्ट ये कहती है कि डिप्टी सीएम किरोड़ी लाल मीणा को बनना है, और जो मौजूदा में डिप्टी सीएम है प्रेमचंद बैरवा, उनको डिमोट होना है, उनको डिप्टी सीएम के पद से और मंत्री के पद से उतरना है। ये पूरी जो लिस्ट है उसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये चर्चाएं बहुत तेज हो गई है। पर जो पुष्ट करने वाली चीज है वो ये है कि किरोड़ी लाल मीणा लगातार दिल्ली में है, और लगातार दिल्ली में होकर वो नितिन गडकरी समेत लगातार कई सारे लोगों से, केंद्रीय स्तर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इतना लंबा शायद किरोड़ी लाल मीणा कम ही दिल्ली रहे हैं इस पर्टिकुलर सरकार के टेन्योर में। इसीलिए कहीं ना कहीं ये जो अटकलें हैं ये अब तेज हो गई है। दूसरा बड़ा कारण अटकलों का तेज होने का ये है कि अब तक ये था कि भाई भाजपा, केंद्र भाजपा में कोई हलचल ही नहीं हो रही, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ना उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है, ना महामंत्री बनाया जा रहा है, सब कुछ रुका पड़ा है। और जब तक ये चलेगा नहीं तब तक राजस्थान की जो संगठन की टीम बननी है या फिर राजस्थान में जो मंत्रिमंडल फेरबदल होना है वो नहीं होगा। लेकिन अब वो चीजें चल पड़ी है। वाइस प्रेसिडेंट एनडीए ने अपना चुन लिया है, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है। इसी के साथ साथ और भी चीजें जो है वो चलना शुरू हो गई है। इससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि अब कुछ होने वाला है। एक बड़ा संकेत और मिल रहा था, बहुत अरसे से ये बातचीत चल रही थी कि भाजपा और आरएसएस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरह से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने पहली बार 15 अगस्त की स्पीच में आरएसएस की बढ़ाई की, उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि चीजें ठीक होने लग गई है आरएसएस और बीजेपी के बीच में। और अगर ये ठीक हो जाती है तो डिसीजंस अब फास्ट हो जाएंगे, और इसलिए भी मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर अब अटकलें तेज हो गई है। लेकिन ये साफ है कि किरोड़ी लाल मीणा इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में वो शख्स हैं जिन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता और जिन्हें एलिवेट करना ही पड़ेगा। बहुत सारे रीजंस है, क्योंकि अभी वो इकलौते मीणा समाज के सबसे लोकप्रिय नेता है भाजपा में। अब अगर उन्हें एलिवेट नहीं करते तो ईआरसीपी से लेकर और जो बड़ी परियोजनाएं हैं राजस्थान के लिए सरकार की, उसका वो पूरा लाभ नहीं ले सकती। उससे जो पूरा वोट बैंक खुश होगा, उसकी पूरी खुशी उस वोट बैंक की वो नहीं ले सकती अगर किरोड़ी लाल मीणा वहां नहीं रहे तो किरोड़ी लाल मीणा को सम्मानित करना बहुत जरूरी है। और तीसरी बड़ी चीज, किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से काम किया है, और उस काम की तारीफ सीधा केंद्र कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कई मंचों से कर दी है। यहां तक बोल दिया कि जिस तरीके से राजस्थान में काम हो रहा है उसी तर्ज पर अब पूरे भारत में काम होगा। तो ये बहुत बड़ी तारीफ है केंद्र कृषि मंत्री से राजस्थान कृषि मंत्री की। तो इन सब चीजों से कयास लगाया जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का एलिवेशन लगभग तय है। अब वो एलिवेशन क्या होगा,
क्या मंत्रालय चेंज होगा, क्या मंत्रालय चेंज होकर उनको मेडिकल मंत्रालय मिलेगा, डिप्टी सीएम वो बनेंगे, ये सब चीजें जो है वो आगे की कौड़ी है। लेकिन प्रमोट होना है और प्रमोट होकर उनके स्तर का प्रमोशन अगर उनको देना है तो डिप्टी सीएम उन्हें बनाना होगा। ये लोगों की चाहत है, क्योंकि लोग ये कहते हैं और उनके समर्थक ये कहते हैं, जो कि सही भी है, कि जब भाजपा जब विपक्ष में था और अशोक गहलोत की सरकार थी, तब अगर किसी ने विपक्ष का सबसे ज्यादा काम किया तो किरोड़ी लाल मीणा ने किया, उसका तोहफा उन्हें मिलना चाहिए। अब देखना ये होगा कि भविष्य होता क्या है। मंत्रिमंडल फेरबदल की जब हम बात करते हैं तो और भी कुछ सवाल जहन में आते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा के अलावा बाकी लोगों का क्या होगा। देखिए, डिमोशंस में अविनाश गहलोत और भी कुछ लोग हैं जिनको उतारा जा सकता है, लेकिन प्रमोशन जिनका होना बहुत जरूरी है, उनमें सबसे पहले जाट और गुर्जर कौम आती है। और उनमें आप देखिए, अभी तक बीजेपी ने उपचुनाव जीतने वालों को कोई तोहफा नहीं दिया। वो बेहद जरूरी है, क्योंकि जो उपचुनाव जीते थे वो लहर के विपरीत जीते थे। उपचुनाव में हर वक्त ये लग रहा था लोकसभा के बाद कि कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि सर उपचुनाव में कांग्रेस ही जीतती, रिकॉर्ड है हर बार, क्योंकि जिसकी सत्ता नहीं होती वो जीतता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि उपचुनाव में किस गढ़ को तोड़ा भाजपा ने। एक तरफ अगर हम बात करें झुंझुनू में, तो झुंझुनू में ओला परिवार का गढ़ था, सालों से उनका राज था। राजेंद्र भांबू ने अगर उनको तोड़ा है तो राजेंद्र भांबू को उसका तोहफा मिलना बनता है। और एक सशक्त जाट कैबिनेट मिनिस्टर राजस्थान को भांबू के तौर पे मिल सकता है। दूसरी बात, सचिन पायलट का गढ़ है टोंक। टोंक से अगर राजेंद्र गुर्जर जीतते हैं तो राजेंद्र गुर्जर भी डिजर्व करते हैं गुर्जर समाज की तरफ से एक कैबिनेट का पद। तो इस तरीके से ये सारे बहुत डिजर्विंग लोग हैं, खासकर उपचुनाव में जिन्होंने बहुत मेहनत करके जीत दर्ज की है। इन डिजर्विंग लोगों को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होती है। बीच में इंटरप्ट करूंगी, इन डिजर्विंग लोगों में आपको रेवत राम डांगा नहीं लगते हैं क्या? रेवत राम डांगा एक बहुत ही एंटिसिपेटेड नाम नहीं कहूंगा, क्योंकि रेवत राम डांगा के साथ कुछ कुछ चीजें लगी हुई है। पहली बात ये कि बीजेपी को कोई खास फायदा नहीं हुआ ज्योति मिर्धा को अपने अंदर लेने से, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। और बीजेपी को जाट कम्युनिटी में कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला। ऐसे में बीजेपी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस में गिरी है, वो सब एंटिसिपेट करके उन्हें ये लगना चाहिए कि 25 में से 25 सीटें जब जब मिली तो हनुमान बेनीवाल उनके साथ थे। और हनुमान बेनीवाल को भी ये लगना चाहिए कि बाकी गठबंधन किसी का सक्सेसफुल हुआ नहीं, हुआ एनडीए हुआ सिर्फ एनडीए का। ऐसे में अगर बाद में फिर से हनुमान बेनीवाल और बीजेपी को गठबंधन करना है तो रेवत राम डांगा को कैबिनेट दे देना उस गठबंधन के लिए खटास पड़ने वाली चीज होगी। और हनुमान बेनीवाल कितनी जल्दी तैश में आकर कितनी जल्दी दुश्मनी कर लेते हैं ये सबको पता है। ये तो पहला रीजन है। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि बेवफाई का कोई भी माफी नहीं होती है, और हनुमान बेनीवाल बेवफाई को सहन नहीं करते। रेवत राम डांगा मतलब बेवफाई। अब उस बेवफाई को अगर बीजेपी ठप्पा लगा देती है तो फिर हनुमान बेनीवाल बीजेपी से दूर हो जाते हैं। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट अगर आप ध्यान से समझे तो वो ये भी है कि हनुमान बेनीवाल दो धारी तलवार है। जहां वो एक तरफ सीएम से लेकर पीएम को कुछ भी बोल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में पॉलिटिकल डिप्लोमेसी भी जो है वो भी अच्छी करते हैं। वो सब केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं, बेटी की बर्थडे में सबको बुलाते हैं, सबके साथ अच्छा उनका व्यवहार है, सब उनको जानते हैं सर। बड़े सब नहीं जानने की केवल बात नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा बजट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का वो नागौर में ले आते हैं बिना सत्ता में हुए। तो कोई तो बात होगी। अब अगर उनकी इतनी अच्छी पकड़ है मंत्रियों में, भाजपा में,
तो क्या वो रेवत राम नांगा को बनने दे सकते हैं? तो ये सारे सवाल आते हैं। लेकिन फिर भी रेवत राम नांगा ने नागौर का किला, खिवसर का किला हासिल किया है, उसमें कोई दो राहे नहीं है। लेकिन मुश्किल लगता है कि हनुमान बेनीवाल के होते हुए उन्हें कैबिनेट या फिर राज्य मंत्री का दर्जा मिले, और अगर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि इसके पीछे दोनों का कोई तालमेल या दोनों की कोई सुलह हो गई हो अंदर ही अंदर कि भैया वो बन जा। वो कुछ हो सकता है। नहीं तो हनुमान बेनीवाल के बिना चाहे रेवत राम नांगा का बनना बहुत मुश्किल है। कहा था आपको पहले कि टीएफआई से आपको कुछ नया सुनने को मिलेगा, आपने सुन लिया है। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये आपने किरोड़ी लाल मीणा के लिए जो बात बोली कि समाज को लगेगा क्योंकि समाज इतना साथ देता है तो उनका बड़ा पद उनको मिलना बहुत जरूरी है, आपने ये बोला। पर आपको एक बात बताते हैं जो हमने बहुत महसूस किया है कि कैसे हम जब मीणा समाज में जाते हैं, और ये सच है सर, हम कितना ही मना कर ले, अब जो समाज है उसको लगता है कि किरोड़ी लाल मीणा तो बड़े स्वार्थी आदमी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उनको तो बस ये है कि मुझे बड़ा पद मिल जाए, इसलिए मैं नरेश पर नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं डूंगरी बांध पर नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं किसी पर नहीं बोलूंगा, बस मुझे वो पद चाहिए। तो आप तो कह रहे हैं कि वो पद देना जरूरी है क्योंकि समाज खुश हो जाएगा, तो क्या पद से समाज खुश हो जाएगा? देखिए, आप इस बात को समझिए, चाहे सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात हो या किरोड़ी लाल मीणा को सीएम डिप्टी सीएम बनाने की बात हो, समाज का शख्स सीएम बने या डिप्टी सीएम बने, ये एक बहुत कॉमन इमोशन है राजस्थान। चाहे कितना गुस्सा हूं मैं, चाहे गुस्से पर हम आ रहे हैं, तो ये एक बहुत कॉमन इमोशन है। जहां तक गुस्से की बात है, तो आप ये देखिए, किरोड़ी लाल मीणा को उनकी जनता बहुत रग रग से जानती है। वो जितना पीड़ितों के लिए लड़ते हैं, वो पार्टी के अनुशासन, संघ के अनुशासन में भी उतना ही विश्वास रखते हैं। अब अभी वो जिस मझधार में है, वो उस मझधार में है कि हम अनुशासन भी नहीं छोड़ सकते और पीड़ितों को भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन समझने वाली बात यह है, अगर डूंगरी बांध जैसे मुद्दों की बात करें, तो डूंगरी बांध जैसे मुद्दों में हमें विरोध की आवाज तो बहुत तेजी से सुनाई देती है कि विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है। लेकिन लगभग 30 से 35 गांव ऐसे हैं जिनको फायदा ना, फायदा नहीं, जो चाहते हैं कि बने, वही अपना घर छोड़ के चाहते हैं कि बने। हमारा घर जाएगा, उनका भी जा रहा है, लेकिन वो चाहते फिर भी बने, मुआवजा हमें पूरा मिल जाए लेकिन वो बने। तो ये दोनों पहलू है। एक तरफ डूंगरी बांध में जनता कहती है डूंगरी बांध कहीं ईआरसीपी के सीन में ही नहीं था, ये एकदम से कैसे आ गया, और हम अपने पुरखों की जमीन देंगे ही नहीं, भले ही मुआवजा कितना भी मिल जाए, गालियां दे रही हो। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ समझने वाली बात यह है कि जब भी हम कोई जमीन खरीदते हैं, तो उस पर अगर हमें पट्टाशुदा जमीन भी मिल रही है, तो उस पर क्लॉज हमेशा लिखा होता है कि अगर सरकार चाहे तो विकास के लिए उसे अवाप्त करके आपको मुआवजा दे सकती है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता, जो कि इतने सालों से दौसा, ईस्टर्न राजस्थान को देख रहा है, वो ईस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी तकलीफ जो पानी की तकलीफ है, पहले उसको देखेगा, या अल्प समय की तकलीफ जिसकी वजह से पूरा ईस्टर्न राजस्थान पानी पी पाएगा, उसको देखेगा। अब आप समझने वाली बात एक और समझिएगा कि अगर सरकार से पूरा मुआवजा मिल जाता है और फिर ये काम होता है और किरोड़ी लाल मीणा सब लोगों से मुलाकात कर लेते हैं और उनको मना लेते, तो ये सब दिक्कत होती ही नहीं। यहाँ किरोड़ी लाल मीणा की गलती ये थी कि वो मिले नहीं, वार्ता नहीं की, बात नहीं की। बात करते, मिलते, पूरा मुआवजा दिलाते, मुआवजे की बात करते, तो क्यों नहीं देता कोई जमीन। लेकिन बिना बात किए काम किया तो ये हुआ। उसमें भी आप देखिए 30 गांव तो खुद आगे चल के कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन देने को तैयार है, आप तो बनाइए, क्योंकि इस पूरे इलाके में पानी की समस्या इतनी गहरी है कि लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं, गंदा पानी वो पीते हैं, घुटने काम करना बंद कर जाते हैं। बहुत बहुत बुरी मुसीबत है ये। अब इन सारी चीजों को किरोड़ी लाल मीणा एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, क्योंकि उनको लगभग 30 से 35 वर्ष से ज्यादा राजनीति करते हुए हो गए, 75 साल के वो खुद होने वाले हैं।
तो वो सबके भले के लिए देखते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, समाज में जो ये कह रहा है कि वो उनसे नाराज है, नाराज अपनों से हुआ जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर वो नाराज है, और ये कितने लोग कह रहे हैं इस पे बात है, क्या ये सारे लोग कह रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप जाकर देखिए मीणा हाई कोर्ट सरी के गांव, जहाँ किरोड़ी को पूजा जाता है। आप आज भी किरोड़ी की जनसुनवाई में जाके देखिए, वो चाय की टपरी पे बैठ के वो जनसुनवाई करते हैं, और उसमें बड़ी तादाद में लोग आते हैं। क्यों वो भरोसा करते हैं, क्यों वो आते हैं? क्योंकि वहां काम होता है। तो कहीं ना कहीं बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचना होगा। बड़े विकास के लिए छोटी आहुति अगर बिना नुकसान के हो तो उसको देने में तकलीफ नहीं है। कुछ गांव दे भी रहे हैं, कुछ गांव विरोध भी कर रहे हैं। अब ऐसे में किरोड़ी का स्टैंड ये होना चाहिए था कि उन्हें मुलाकात करनी चाहिए थी, मुआवजा पहले दिलवाना चाहिए था, उसके बाद जमीन आवाज करनी चाहिए थी। ये सब काम नहीं हुआ, वो बिल्कुल गलती है। लेकिन मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा से उनकी जनता लंबे समय तक नाराज नहीं हो सकती। जितने भी लोग हैं वो लंबे समय तक नहीं हो सकते, चाहे वजह कुछ भी हो। अच्छा, आपने सुन लिया है कि क्यों ऐसा हो सकता है। जिन जिन का नाम हमने लिया है वो बड़े बड़े पदों पर बैठ सकते हैं, और किन किन की छुट्टी हो सकती है वो भी आपने सुन लिया है। तो क्या आपको लगता है, और जो लोग किरोड़ी लाल मीणा के लिए हमारे यहाँ कमेंट भी करते हैं TFI पर, उनसे भी मैं कहूंगी कि आप बताइए, क्या डिप्टी CM बना दिया जाएगा किरोड़ी लाल मीणा जी को? तो क्या आप खुश हो जाएंगे, तब आप संतुष्ट हो जाएंगे? ये भी जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं वो भी बताइएगा। पर बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।